माँ गंगा ने मुझे गोद लिया। वो रिश्ता मेरी काशी के साथ, और लोग आशीर्वाद देंगे भी। ये यही समय है, सही समय है। यही समय है। हम पार्लियामेंट में 400 थे। ये लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहा है? मनमोहन सिंह जी ने 2 बार पब्लिकली कहा है कि इस पर पहला हक मुसलमानों का है। इस बार मैंने उनको खुल करके बेनकाब किया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। गाइस, आज रिएक्ट करने वाली हूं द मोस्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ नरेंद्र मोदी जी। तो कॉफी का मग लेके बैठ जाइए क्योंकि थोड़ी सी लंबी होने वाली है, पर सच बोल रही हूँ, आपको 1 सेकंड पे वीडियो छोड़ने का मन नहीं करेगा, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर दूं? तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़ रहे हैं एक खास इंटरव्यू में टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार और बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। टाइम्स नाउ को भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं नाविका आपके कुमार। दर्शकों को नमस्कार। और सर, आप कैसे हैं? केम छो। लेकिन अब आदत शायद कब हो गई। मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे हिंदी बोलने की आदत इतनी हो गई कि कुछ परिवार जो मूल हिंदी भाषी लेकिन गुजरात में बसे, तो शिकायत करते थे कि आपके मुंह में गुजराती अच्छा नहीं लगता है, आप गुजराती मत बोलो। नहीं, कल तो आप बंगाल में बांग्ला भी बोल रहे थे। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जी। तो बहुत सी भाषाएं आपने। मैं संपर्क में रहता हूँ। मुझे इच्छा भी रहती है कि मैं इसको सीखूं थोड़ा। प्रधानमंत्री, सबसे पहले सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो ये कि 2 फेज के चुनाव तो हो चुके हैं, आपका नामांकन और कुछ नामांकन भी डरते डरते चलते चलते हो गए हैं, और आपका नामांकन कब हो रहा है? और काशी से ये जो आपका नाता है, ये काशी का नाता आपके लिए क्या मायने रखता है? ये आखिरी फेज का चुनाव है हमारा काशी का। उत्तर प्रदेश में वेस्ट से शुरू होता है, जाते जाते ईस्ट में, तो ये लास्ट फेज में मेरा चुनाव है काशी का। और मेरी पार्टी ने फिर एक बार मुझे काशी का उम्मीदवार बनाने का तय किया है। मैं लेकिन थोड़ा भावुक हूँ उस संबंध में। राजनीतिक दृष्टि से जो भी होगा, मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तय हुआ था मेरा काशी जाना, तो नामांकन के बाद ऐसे ही मीडिया के लोगों ने मुझे पकड़ा तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया। और उस दिन आप देखेंगे मेरा वो बिल्कुल, मैं तैयार नहीं था, अचानक ही मुझे पकड़ा था। मैंने कहा, देखिए भाई, न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा मैंने 2014 में कहा था। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो अभी 10 साल बीत गए। ये भाव एक सच्चे इंसान के मन में ही आ सकता है कि अब मैं कभी भी बोलता हूँ तो यही कहता हूँ, मेरी काशी। और इसलिए एक माँ बेटे का जैसा रिश्ता, वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, नामांकन भी भरेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे, और लोग आशीर्वाद देंगे भी। सही बात है।
लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं, और इसलिए उम्मीदवार, नामांकन, चुनाव, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, पूरी करेंगे। पर ये रिश्ता माँ बेटे का। जी। और आपने इसका मतलब सेवा भी माँ के तौर पर ही की, वो जो काशी में इतना विकास हुआ। एक कर्तव्य होता है जनप्रतिनिधि का, लेकिन मैं अपने आप को कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मैं कहाँ गुजरात का, काशी के लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं कल्पना नहीं कर सकता। नामांकन कब है सर? नामांकन आप कब फाइल कर? मोस्ट प्रोबेबली 13-14 के आसपास चर्चा चल रही है। मेरे और कार्यक्रम बहुत हैं, तो उसमें से वो एडजस्ट करके कुछ निकालेंगे। समय निकालेंगे आप? थोड़ा मानते हैं कि समय के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बता दूं, आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा। 2014 में शपथ समारोह था, तो मैं राष्ट्रपति भवन गया प्रणब मुखर्जी साहब से बात करने के लिए। तो मैंने कहा एक इच्छा है, अगर आपको सुविधा हो, क्योंकि ये कार्यक्रम तो राष्ट्रपति जी का होता है, मैंने कहा बाहर करेंगे तो अच्छा होगा। तो वो जो समय लोगों ने मुझे बताया था, बोले साहब दिन में करना अच्छा होगा। तो भाई उस समय तो धूप बहुत होती है। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? तो बोले शाम को करेंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, शाम को कर लीजिए। तो शाम को तय हुआ। उस समय आपने देखा अखबारों में बहुत आर्टिकल छपे थे, इंटरव्यू छपते थे, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, ये इसका कोई उपाय भी नहीं शास्त्रों में वगैरह, भांति भांति का। मुझे भी काफी लोग के बीच में थोड़ा समय था, तो मुझ पर भी दबाव डालने लगे। मैंने कहा भाई देखिए, राष्ट्रपति भवन का जो प्रॉब्लम है वो धूप का है, और मेरा काम है उनको एडजस्ट करना, मेरा काम नहीं है मैं निर्णय करूं। तो उस रूप से वो निर्णय हुआ। हर समय सही समय। हाँ यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। सही बात है। प्रधानमंत्री जी, जो इलेक्शन का समय है उसमें से 2 फेज का हिस्सा तो चला गया। मतलब अगर आप माने कि 7 पेपर आप दे रहे हैं एग्जाम में, तो 2 के आंसर शीट तो आपने भर दिए। तो प्रधानमंत्री जी, क्या अब अभी भी ये मान रहे हैं कि वो 400 का टारगेट अचीव हो जाएगा? मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग, अच्छा होता आप लोग महीने पहले मेरा इंटरव्यू कर लिए होते तो मैं जरा ठीक से बता देता आपको। आप ये तो देखिए, आज हमारा सिटिंग एमपी कितने हैं, कभी ये तो दिमाग खपाइए जी। हम 2019 में जीत के आए, तब एनडीए मोट 359 या इतना कुछ था। फिर ये आंध्र की पॉलिटिकल पार्टी और उड़ीसा की, वो हमेशा हमारे साथ रहे, तो वो करीब 35 लोग हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे साथ रहे हमेशा। तो हम ऑलरेडी इन ए वे फंक्शनल वे में कहें, एनडीए प्लस जिसको कहें, तो हम 400 से करीब करीब थे। ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में 400 थे। ये लोगों को क्यों आश्चर्य हो रहा है कि 400 400 400, ठीक है कि शब्दों में आया, लेकिन रियलिटी ये है कि हम ऑलरेडी 2014 से 19 करीब करीब 400 एमपीज के सहयोग से ही संसद चला है। ये नंबर आप सही बता रहे हैं, लेकिन बीजेडी से एक अलायंस की बात हुई जो थोड़ी दूर चली और फिर रह गई। तो अलायंस नहीं रही पर सपोर्ट जरूर रहा। हम पहले भी कभी, हम पहले सब उनके साथ एनडीए के रूप में हम कभी हम चुनाव आमने सामने ही लड़े थे। 19 में भी हम आमने सामने लड़े थे।
पर, नेशनल इश्यूज पर। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सवाल अगर पॉलिटिक्स पर पूछूं तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र बहुत ही डिवाइसिव है। हालांकि कांग्रेस आलोचना करती है बीजेपी की ये कह के कि आप 2 और 2 22 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो या इनहेरिटेंस टैक्स हो, ऐसी कोई भी बात उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों में डर फैला रही। हम सीएए का कानून लाए, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ कहा गया है, न बोलने में किसी ने गलती की है, न लिखने में गलती की है, न देश के कानून में कोई गलती है। सीधा सीधा वो कानून सिटीजनशिप देने के लिए है, उसमें कहीं पर भी सिटीजनशिप लेने का नहीं है। नहीं लिखा है। 2 साल हो गए कांग्रेस पार्टी जो झूठ फैला रही है, क्या कभी आपने उसका फैक्ट चेक किया? क्या कभी पाठशाला में उनके कपड़े उतारे क्या? क्योंकि झूठ इतना चलाते हैं। जब भी हम आप उनके एक एक स्टेटमेंट देख लीजिए। अब जैसे ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात लेकर आए हैं, कोई मुझे बनाइए दुनिया के किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में इस प्रकार का प्रयोग हुआ है क्या? आप साम्यवादी विचारधारा की बात छोड़ दीजिए, इनके घोषणा पत्र में और उनकी स्पीचेज में जो बातें हैं आपको एक साथ मिलाकर के एक कैनवास पर रखनी पड़ेगी। ये लगातार बोल रहे हैं और सब बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कोई बाई द वे बोल रहा है, हर कोई बोल रहे हैं। और फिर उनके घोषणा पत्र में जो लिखा है, और पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बोला है, मनमोहन सिंह जी ने 2 बार पब्लिकली कहा है कि इस पर पहला हक मुसलमानों का है। और जब फिर आप सर्वे करने की बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हम सब ले लेंगे और बांट देंगे। जब आप ले लेंगे और बांट देंगे की बात करेंगे तो फिर वो किसको देंगे? तो जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था उनको देंगे। तो साफ साफ जो बातें होती हैं कि ये अलग अलग डॉट्स को जब बिठाते हैं तो रत्ती भर भी मेरी बात में क्वेश्चन करने की जरूरत है ही नहीं। उनकी भाषा, उनके शब्द, उनका लिखित निर्णय, 90 के बाद उन्होंने अब तक किए गए सारे प्रयास, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्होंने किए गए निर्णय, सबको अगर एक कैनवास पर देखेंगे तो उनके इरादे साफ हैं। ये उनका हिडन एजेंडा है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, सिर्फ बोलते समय वो हिडन रखते हैं। इस बार मैंने उनको खुल करके बेनकाब किया है, इसलिए वो बौखला गए हैं। वरना जब उस वोट पाने के लिए जाना हो तो वो यही भाषा बोलते हैं, दूसरे वोट लेने जाते हो तब न्यूट्रल होकर के बोलते हैं। तो ये दोगलापन उनके है, हिम्मत होनी चाहिए। हम सालों तक राम मंदिर की बात करते थे। हमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में, अगर मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो 10 पेज का होता था, लास्ट लाइन लिखते थे उसमें राम मंदिर, 370 कॉमन सिविल कोड, लास्ट लाइन होती थी। और सालों से हमारी एक ही टर्मिनोलॉजी होती थी, लेकिन दूसरे दिन अखबारों की हेडलाइन राम मंदिर ही होती थी। उस दिन की टीवी डिबेट राम मंदिर ही होती थी। और फिर चर्चा में ये होता था तारीख नहीं बताएंगे। यानी हमारे मैनिफेस्टो के धज्जियां उड़ा देते थे आप। हम गरीबों के लिए योजनाएं लेकर के आते थे, एक शब्द इस देश के मीडिया में कभी चर्चा में नहीं आया। चर्चा में सिर्फ 3 चीजें रखी गई। आज कांग्रेस के बचाव में मीडिया ने क्यों काम करने की जरूरत है? कोई कारण नहीं है। ये मीडिया का काम था कि उनके 5 मैनिफेस्टो लेकर के एनालिसिस किया जाए और उनके इरादों का, उनकी भाषाओं का, उनकी बातों का। अब देखिए, संविधान, इस देश में संविधान का स्पिरिट पैदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वकीलों और जजीज के लिए ही संविधान हो गई। संविधान देश के कॉमन मैन से जुड़ना चाहिए। इन्होंने संविधान की कभी परवाह नहीं की। जब मैंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाया
कि हम संविधान दिवस मनाना चाहते हैं। खरगे जी ने खुद ने पार्लियामेंट में विरोध किया। उनका भाषण है, उन्होंने कहा 26 जनवरी तो है, अलग से संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्या है। मैंने कहा भाई ये ग्रंथ जो है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव पैदा करना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, डिबेट सब जगह भी चर्चा नहीं, जब उसका महात्म्य बढ़ाएंगे तो। फिर मैंने कहा कि जब उसके 60 साल हुए थे संविधान के, तब भारत ने इसको अच्छे ढंग से मनाना चाहिए था। 50 साल हुए तब मनाना चाहिए था। जब 60 साल हुए तो मैंने बड़े शान से ये संविधान दिवस मनाया और हाथी के ऊपर अंबाड़ी में मैंने संविधान रखा और मैं नीचे पैदल चलता था मुख्यमंत्री, और मैंने सुरेंद्र नगर में एक बहुत बड़ा उसकी यात्रा निकाली। लोगों की संविधान के प्रति श्रद्धा बने। इनको संविधान के नाम पर झूठ बोलने में लगातार कोई बताएं, हमारे मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है क्या, हमारे भाषण में कहीं निकला है क्या। कोई किसी कार्यकर्ता ने किसी संदर्भ में कहीं बोल दिया, उसी को उछाल करके पूरी तरह हमारी पार्टी को, हमारे वर्जन को मानने को तैयार नहीं है, और खुद कहते हैं कि बताओ हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है। ऐसे दोगलापन नहीं चल सकता है जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। या आप बिल्कुल ठीक है प्रधानमंत्री जी कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसमें लग जाता है। उधर से ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कई बार, या पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहाँ है कि संविधान खत्म करेंगे, अगला चुनाव नहीं होगा। यहाँ 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है, लेकिन कहा जाता है कि अगला चुनाव ही मोदी आएंगे तो नहीं कराएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लिखी चीज़ों पर भी झूठ फैलाया जाता है। आपने सीए का जिक्र किया, 3 कृषि कानून जिसमें कहा गया कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, वो कहीं नहीं लिखा था, कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन वो भ्रम फैला फैलाकर चीजें जो हैं वो खराब की गई। आप जब इस बार ये कह रहे हैं बार बार कि मोदी मर जाएगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं आने देगा, ये बड़ी स्ट्रांग लाइन है। और हमने पाठशाला में दिखाया था कि आप ये आज से नहीं कह रहे हैं, आपने गुजरात के सीएम रहते हुए भी ये चीज जग जाहिर की थी। आपको क्या खतरा दिखता है अगर धर्म के नाम पर आरक्षण आए या मुसलमानों को आरक्षण मिल जाए? इसमें मोदी मुद्दा ही नहीं है। जिस समय संविधान बन रहा था, देश के गणमान्य लोग संविधान सभा में बैठे थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू वगैरह सब बैठे थे। उसमें तो कोई आरएसएस बीजेपी वाला उस समय तो सवाल ही नहीं था। ऐसे और सभी संप्रदाय के लोग बैठे थे और सबने मिल बैठ करके लंबी चर्चा के बाद तय किया कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण भारत को नुकसान करेगा, ये लंबी सोच के लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक दलित का, आदिवासियों का, तो एक सामाजिक व्यवस्था पिछले सैकड़ों वर्षों में समाज में जो विकृतियां आई, जिस प्रकार से छूत अछूत का भाव पैदा हो गया, ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया, और एक प्रकार से समाज एक बहुत बड़े वर्ग के साथ जन्म के आधार पर अन्याय हुआ, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। और उसमें ये सुझाव निकला, और ये निर्णय भी सनातनियों ने किया है। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे सब सनातनी थे, जितने बैठे थे सब सनातनी थे। नेहरू जी जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो अपने आप को उससे ऊपर मानते हो, लेकिन ज्यादातर वही लोग, राजेंद्र बाबू टीका करके बैठते थे, ऐसे लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय किया था कि हमें ये प्रायश्चित करना है, आरक्षण देना है, और इसलिए मैं उस भावना से जुड़ा हुआ हूं। मैं संविधान के स्पिरिट को जीना चाहता हूं, मैं संविधान के शब्दों का प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता हूं, और इसलिए मैं डे 1 से कह रहा हूं कि संविधान की भावना के विरुद्ध धर्म के आधार पर आरक्षण। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने जब पार्लियामेंट में 10% का किया आरक्षण, कि सामान्य जाति के गरीब लोग हैं उनको कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी का लूटा नहीं, चोरी नहीं की। सामान्य वर्ग के, चाहे वो ब्राह्मण होगा, बनिया होगा, उसका बेटा भी अगर वो गरीबी वाला है उसको मिलेगा। उसमें मुसलमान समाज के भी जो आरक्षण कहीं मिलता नहीं है, उनके भी गरीब लोग हैं उसमें हकदार है। मतलब
हक नहीं छीन रहे हैं, धर्म को आधार मानने से हम विरोध कर रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हम मुसलमान को नहीं देंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं धर्म के आधार पर रचना नहीं हो सकती। इस देश में गरीब है तो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जहां तक आदिवासी और दलित का सवाल है, इसके पीछे हजारों साल का इतिहास पड़ा हुआ है और इसलिए वो एक स्पेशल कारण है। और जो संविधान ने सही निर्णय किया, बाबा साहब आम्बेडकर ने सही निर्णय किया और जो आज भी देश उसका रिस्पेक्ट करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पेक्ट करती है और मैं नहीं मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध करेगी। यानी आप हिंदू मुसलमान नहीं करते, मुसलमान करने वालों के विरोधी हैं। मैं ये धर्म के आधार पर वोट बैंक के खेल जो खेले जाते हैं ना, अब उन्होंने इस बार मैनिफेस्टो में कहा है कि हम जो ठेके देंगे वो ठेके इस पद्धति से देंगे। ये देश कैसे चल सकता है जी? ठेका दिया जाता है कि उनकी क्षमता है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं, सरकार के कामों को करने का उनका ये सारे चीजें देख करके ठेका दिया जाता है। अब आप कहते उसमें भी आरक्षण होगा और वो माइनॉरिटी के लिए आरक्षण होगा। तो इसके बदले में जब लोग कहते हैं कि आप मुसलमान विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में डराया जाता है, मोदी इनके खिलाफ हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं जब चुनाव होता है। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। जहां तक हमारा सवाल है, ये सिद्ध करें कि भाई ये हमारा, जैसे मैं कहता हूं भाई सैचुरेशन मुझे करना है, सरकारी योजनाओं का सैचुरेशन। मतलब गांव में 50 लोग हैं जिनको घर मिलना चाहिए, मतलब 50 को मिलना चाहिए, 49 को नहीं। मतलब उसमें सब समाज आ जाएंगे, सब धर्म आ जाएंगे। आप जब 100% की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय की ये गारंटी है, सेकुलरिज्म की गारंटी है। मोदी हर काम उस प्रकार से करता है कि भाई सबको सब मिले, इसके लिए करो। अभी मैं पब्लिकली कहता हूं कि हमने 4 करोड़ घर बनाए। अब कुछ परिवार हैं, विस्तार हुआ उनका, तो उनको एक घर की जरूरत है। तो राज्यों से मुझे कहा जाता है साहब अगर कुछ और मकान हो जाए, तो मैंने कहा चलो भाई 3 करोड़ और हम प्लान करते हैं, शायद 3 करोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं पब्लिकली अभी सभाओं में कहता हूँ कि भाई आप चुनाव में जाते हो तो जाइए, लेकिन मेरा एक काम करिए, अगर कहीं कोई नज़र आ जाए किसी को अभी घर मिला नहीं है, नल से जल मिला नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, रह गया है, तो आप उसकी चिट्ठी मुझे लिख दीजिए और उसको मेरी तरफ से कह दीजिए कि मोदी की गारंटी है कि तीसरे टर्म में ये मिल जाएगा। और मैं कहता हूं आप ही मेरे मोदी है, क्योंकि मुझे काम करना है। मैं वहां ये नहीं कहता तो इस धर्म के उस धर्म के। तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं कैसा लगता है? न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं, हमारा ये काम ही नहीं है। जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भी गाली दे दो ये मुसलमानों के दुश्मन है तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो, कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी है। मुसलमान समाज अब समझदार है। जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कि अरे तो जेन्युइन आदमी है। मैं जब आयुष्मान कार्ड देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन व्यक्ति है। मैं कोविड का वैक्सीन देता हूँ तो उसको लगता है यार ये तो जेन्युइन आदमी, हमारे साथ तो कोई भेद ही नहीं कर रहा है। इनकी परेशानी ये है कि उनका झूठ अब पकड़ा जाने लगा है, इसलिए उनको ज्यादा भ्रम फैलाने के लिए बिना सर पैर के झूठ बोलने पड़ रहे हैं।
झूठ बोलने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इसमें छोटा सा मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसलमान हुआ, घर मिलना है, गरीब को मिलना है, वो गरीब कोई भी हो सकता है। लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 2 साल 3 साल के बाद शायद नहीं खरीदेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे। 22 साल से यही नैरेटिव कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को खत्म कर देंगे? देखिए, मैं करीब करीब 25 साल हो गए मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते, और गुजरात में आपको मालूम होगा शायद 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी से रिकॉर्ड अवेलेबल है, दंगे गुजरात में होते थे। उसका 10 साल में 7 साल दंगे होते थे। 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ है। गुजरात में मुसलमान जो हैं आज बीजेपी वोट देना दे रहे। दूसरा, मैं आज पहली बार कह रहा हूं, मैं कभी पहले कभी इन विषयों को लिया, मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूं, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं कि आत्ममंथन करिए, सोचिए, देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो? क्या आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। आज मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, इतना सम्मान व्यक्तिगत रूप से मुझे मिलता है और भारत को भी मिलता है। उन सबको लगता है हमारे यहाँ विरोध हो रहा है। अब सऊदी अरेबिया में योगा ऑफिशियल सिलेबस का सब्जेक्ट है। यहाँ मैं योगा की बात करूँ तो आप ये चला दे एंटी मुस्लिम है। मैं गल्फ के देशों में जाता हूँ, ये सारे अमीर लोग जो है हमारे साथ बैठते होंगे, लंच या डिनर में जरूर मुझे योगा के विषय में पूछते हैं कि मोदी जी इसका स्पेशल ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना है तो क्या करना है, कैसे करना है। कोई कहते हैं मेरी पत्नी इंडिया जाती है योगा सीखने, साल में 1 महीना तो बोले वहीं रहती है। अमीर की पत्नियां कहती हैं जी, उनके परिवारजन आते हैं। अब यहाँ उसको उन्होंने हिंदू मुसलमान बना दिया, योगा को भी। अब ये जो कर रहे हैं, मैं मुसलमान समाज से आग्रहपूर्वक कहता हूँ, कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी को तो सोचो, अपना भविष्य तो सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कोई समाज बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी जिए क्योंकि कोई डरा रहा है, क्योंकि कोई डरा रहा है। दूसरा, अगर आप बैठना उठना शुरू करोगे, भाजपा वाले आपको डर वाले लगते हैं, अरे जाओ ना 50 लोग बैठ करके भाजपा कार्यालय में एक दिन बैठे रहो, निकाल देंगे क्या आपको? आप देखिए क्या चल रहा है, कौन निकाल देगा आपको? कब्जा करो ना जाके बीजेपी कार्यालय का, कौन रोकता है आपको? नहीं, और प्रधानमंत्री जी, जो अब हम फेक नैरेटिव की बात करते हैं जिसमें कई बार मुसलमान भी फंसता है, कई बार ऐसा लगता है कि उनको ये क्यों नहीं दिखता कि कश्मीर में पहले मुसलमान का बच्चा पत्थर चलाता था, आज वो रोजगार ले रहा है। लेकिन मैं फेक नैरेटिव की बात करूं सर, आपके ऊपर कई चीज़ें लगातार झूठ बोली जाती है। मतलब कई बार तो मैं अभी नाविका जी से हम लोग बात कर रहे थे कि आप शायद वो व्यक्ति हैं पॉलिटिक्स में जिसकी छवि बाहर सबसे गलत पेश हुई हुई है। आपसे मिलने वाला, आपको जानने वाला अलग ही जानता है और बाहर तो अलग ही दुनिया है। ये फेक नैरेटिव इतना फैलाया अपने दोस्तों का, कितना लाख, 16 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ माफ कर दिया राइट ऑफ को, संविधान खत्म कर देंगे, किसान को गाली देते हैं, जो भी चीजें। लेकिन इस बार जब अमित शाह जी का एक फेक वीडियो फैलाया गया, आप लोग काफी उसको लेकर अग्रेसिवली आपने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इस पर आपका रिएक्शन पहले से अलग था बाकी के झूठ से, ऐसा क्यों और ये क्यों? मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक डीप फेक वीडियो निकला और अमिताभ बच्चन जी के आवाज में निकला। आप हैरान हो जाएंगे, अमिताभ साहब पूरी रात सो नहीं पाए, बोले रात को ही मुझे एफआईआर करनी है,
बोले ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं बोले दूर से नमस्ते करता हूँ। दुखी थे बहुत। मध्य प्रदेश में एक्शन लिए गए उन लोगों पर। तो ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास नहीं हुआ है। और मैंने जब दिवाली का बीजेपी का कार्यालय में गेट टुगेदर था, मैंने डीप फेक पर लंबा भाषण किया था। बिल्कुल सही बात। मैंने जानबूझ करके किया था उस दिन। और मीडिया को ये मैंने कहा था इस बहुत बड़ा संकट में देख रहा हूँ। मैंने मेरी G20 समिट में सबने चिंता व्यक्त की थी। हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस पे समिट था, उसमें मैंने कहा ये सब कह रहे हैं सॉल्यूशन पर, मैंने उनको एक सॉल्यूशन दिया। मैंने कहा हर एक के ऊपर एक मैसेज पहले आना चाहिए कि ये AI जनरेटेड कंटेंट है, आप उसको उस रूप से देखिए। ये उस पर स्टैट्यूटरी वार्निंग आना ही चाहिए, कोने में नहीं, मेन आना चाहिए। जैसे आप लोग नहीं कभी चलाते, फर्स्ट है किसी न्यूज के तो आपकी बीच में Breaking चलती news. पड़ती है। वाटरमार्क। हाँ, वाटरमार्क चलता है ना, वैसा वाटरमार्क रहना चाहिए। इस दुनिया सब परेशान है जी, सब कोई परेशान है। सच बात। आप कुछ भी बना सकते हैं किसी के लिए। लेकिन क्या ये बहुत इत्तेफाक ज्यादा है खतरे में सब। कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लेना देना है उनका? नहीं, सवाल ये है कि ये जो एक आत्मविश्वास खो चुके हैं, ये चुनाव का नहीं, जनता के साथ उनका कोई कनेक्ट ही नहीं, इसलिए हर चीज में उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। आपने जैसे कहा CAA में झूठ बोले, जैसा वो किसान आंदोलन में झूठ बोले, जैसे वो हमारे कोई भी निर्णय हो, हर प्रकार से झूठ फैलाना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो होता ही चला जा रहा है, तो रोक तो सकते नहीं है, खुद कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप कंफ्यूजन पैदा करो, झूठ फैला करके ही कंफ्यूजन पैदा कर सकते हो। तो ये उन्होंने एक खेल शुरू किया है। अग्निवीर पे झूठ बोला। सब मैंने कहा ना, कोई विषय ऐसा नहीं है जो देश हित का हो, वो उसकी चर्चा कभी की नहीं है उन्होंने, स्टडी किया नहीं है कि जिन्हें पकड़ा दिया उनको लगता है इससे लोग भड़केंगे, वोट मिलेगा, और उनका इरादा है भड़काना। और अब वो पूरी तरह फर्जी बातों पर ही निर्भर है, फर्जी नारों पर निर्णय है। वो ये हाल है उनका। अब ये जो फर्जी खेल चल रहा है, फर्जी वीडियो के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश इस देश में कभी नहीं चल सकती जी। और मैं मानता हूँ जमीन की स्थिति बिल्कुल अलग है जी। अब ये कभी EVM को लेकर के क्या फर्जी चलाते हैं, कोई मुझे बताए जी। लोग मुझे कहते हैं कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों करते हो? कभी तो सोचो, अगर EVM मेरे हाथ में होता तो मुझे ये मेहनत करने की क्या जरूरत है? मैं टोकन करके चला आता। मैं दिन रात मर रहा हूँ, टूट रहा हूँ, क्यों? देश की जनता के पास क्यों जा रहा हूँ कहीं? लेकिन अब फेक चलाते जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। ऊपर से कहते हैं कि आप तानाशाह हैं, आप ये तो किंग बाबा हैं, आप topic. तानाशाह हैं, तमाम तरह की चीज़ें कही जाती हैं। और ये इकोसिस्टम सिर्फ भारत में नहीं है, यहाँ से लेकर विदेशों तक एक इकोसिस्टम चलता है जो कहता है आप हिटलर हैं, आप तानाशाह हैं, आप आएंगे तो ये बदल जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि एजेंसियां भी आपने कंट्रोल कर ली हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर आपने जेल में डाल दिए हैं? हाँ, कि केजरीवाल जी को मोदी जेल को- में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। देखिए, मैं बताता हूँ, अच्छा होगा, विषय आपने अच्छा निकाला है, मेरे पास जवाब नहीं है। क्वेश्चन। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि टाइम्स नाउ की अपनी एक प्रतिष्ठा है, क्या साइंटिफिक तरीके से इस सब्जेक्ट का एनालिसिस हो सकता है क्या? अब जैसे आप सुशांत, आप पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला में आप बैठ करके भाई ये तानाशाही, अब तानाशाही में ये 100 पॉइंट होते हैं, चलो, और फिर सामने कांग्रेस लिखो, बीजेपी लिखो, कौन सा हमारे बैठता है, उनकी दादी ने क्या किया, टिक मार करो, मोदी की पार्टी के में पहले जो नेता थे किसने क्या किया, टिक मार करो, उनके परनाना ने क्या किया, टिक मार करो। आप न्यूज रूम में आकर के
सरकार बैठ जाती थी, क्या कभी चर्चा करोगे, टिक मार करोगे? नेहरू जी का पहला संशोधन क्या था संविधान का? टिक मार करो। इमरजेंसी के वक्त अधिक पत्रकार जेलों में कविताएं लिखते थे, टिक मार करो। आपका कोई गाना पसंद नहीं आया, अब मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल में डाल दिया, और किशोर कुमार सारे गाने बंद कर दिए। विपक्ष के नेता जेल में पड़े थे, कितने लोग पड़े थे, कितने समय पड़े थे, क्या कारण से पड़े थे, सरकारें कितनी गिराई, हिसाब लगाओ। हमारे काम में हिसाब लगाओ। नौसेना के जहाज लेकर के पिकनिक मनाते थे, बताइए कौन सी डेमोक्रेसी थी? आप समझाइए। मन माने तरीके से लोगों का घर गिराना, नसबंदियां करवाई, किस प्रकार से करवाई थी आपने? गायत्री देवी के साथ क्या जुल्म किया था आपने? आर्टिकल 356 का 100 बार दुरुपयोग किया गया। ये सारी बातें, यानी इस पूरे चेकलिस्ट को आप एक बार आप अपने तरीके से निकालिए 100 पॉइंट और टिक मार कीजिए जी। मैं तो चाहता हूँ एक सप्ताह पर आपकी पाठशाला चलेगी। और मैं मानता हूं कि 100 में से एक बिंदु पर आप में कहीं पर भी एक छोटा सा जम्स भी, ये जो आरोप लगते हैं वो वाला जम्स नहीं निकलेगा जी। कॉन्फिडेंस। हम ये जो शहर हैं ना, इसी का कारण है कि हम पूरी तरह डेमोक्रेट है, हमारे रगों में डेमोक्रेसी है। वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं, मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? ये सवाल हम पूछते हैं न्यूज़ आर्क की डिबेट शो में भी, ये सवाल पब्लिक का शो पर भी, कि आप लोग रोज आते हैं टेलीविजन पर, जो बोलना है, गाली देना है, सब बोल कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहते हैं मोदी वक्त मैं तो बॉयकॉटेड हूँ, आप भी शायद हम बॉयकॉटेड लोग थे उस 14 वाली लिस्ट में। 14 वाली लिस्ट में हम बॉयकॉटेड जर्नलिस्ट हैं। हमारे चैनल, देखिए 14 की लिस्ट का मतलब है 2014 से जुड़ा है 14। अब 24 में 10 और जुड़ जाएंगे। नहीं, लेकिन मैं कई बार आश्चर्यचकित रहता हूँ प्रधानमंत्री जी की, जो कह रहे हैं कि आप तानाशाह हैं वो भी आजाद घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन से टाइप के आप तानाशाह हैं। जो कह रहे हैं कि मर जा मोदी, वो भी बाहर घूम रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी तानाशाही है। आप कुछ भी निकाल दीजिए जी, मेरी माँ को गाली देना नहीं छोड़ा है, मेरे परिवार को गाली देना नहीं छोड़ा है, ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा डिक्टेटर का चित्र बना दिया कि उसके अंदर सारी गालियां चल जाती है जी, और कुछ भी करो तो डिक्टेटर हो। मोदी जी कभी माँ के बारे में कोई कुछ कहता है तो, मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। सवाल मेरी माँ का नहीं है जी। मेरी माँ तो चलिए मुझे जन्म दिया निमित्त है, वैसे तो मैं मेरी साथ माँ के साथ मैंने कोई न्याय नहीं किया है, क्योंकि माँ के जो सपने रहते हैं बच्चे के पास, वैसा कोई सपना माँ का मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत छोटी आयु में भाग गया था, चला गया बाहर, तो उस प्रकार से मैं तो गुनहगार को एक प्रकार से। वो तो नहीं मानती होंगी ऐसे। नहीं। यश, मैं माफ़ी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका कभी निजी भाव बहुत बाहर नहीं आता, लेकिन क्या ये चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड चल रही है सर, जो आप लोगों से शायद नहीं बोलते होंगे, कि 2002 के बाद ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा लेकिन आपकी माँ नहीं होगी, आप हर चुनाव के बाद उनका पैर छूने जाते? ऐसा है कि मैं तो कभी उसमें राजनीति में था नहीं। अचानक मुझे संगठन का काम करता अटल जी का फोन आया कि रात को आओ, काम है। तो मैं अटल जी के पास आया, तो कहा भाई तुम्हें गुजरात जाना है।
क्यों? मैंने कहा मैं अभी यहाँ इतने सारा देश भर का काम देखता हूँ, अब फिर मुझे गुजरात क्यों कैसे आप डाल रहे हो? मेरा पार्टी का काम कर ही रहा हूँ मैं, और उसमें गुजरात का भी कभी कभी जाके देख लेता हूँ। नहीं, अब बहुत हो गया संगठन, अब तुमको सरकार संभालनी पड़ेगी। मैं कहा अटल मैंने तो कभी सरकार चलाई नहीं, मैं जानता नहीं किसी को, मैं कभी पुलिस थाना नहीं देखा, मैं क्या करूँगा? तो मैंने मना किया उनको। तो दूसरे दिन सुबह अटल जी का आडवाणी जी का फोन आया, कह रहे भाई तुम कल अटल जी को मना करके आ गए? मैं कहा हाँ, मुझे तो मालूम नहीं था मुझे क्यों बुलाया। और मुझे कहा नहीं बोला आओ जरा बात करेंगे। तो मैं आडवाणी जी के घर गया। ये बोले सब लोगों ने कई दिनों से चर्चा चल रही थी और ये सबका मत बना है, केशु भाई का मत बना है कि भाई नरेंद्र भाई को भेजिए, इसलिए आपको जाना है। तो फिर मैंने अटल जी को फ़ोन किया, मैं कहा अटल जी मैं आता हूँ। मैं कहा अटल सॉरी मैंने कल मेरा तरीका ठीक नहीं होगा, जो पार्टी करेगी मैं कहेगी मैं करूँगा। तो फिर मैं गुजरात गया। तो पहले मैं मेरी माँ से मिलने गया और माँ से मैंने कहा कि माँ मैं तो सोचा भी नहीं था, मेरी तो दुनिया अलग थी, अब मुझे वापस मैं आ रहा हूँ गुजरात। अच्छा बोले तुम गुजरात आओगे? चलो अच्छा है। उनकी खुशी यही थी के पास नजदीक। और तो उन दोनों मुझे दो बातें कही, देख भाई गरीब की चिंता करना, और दूसरा वो गुजराती में रिश्वत को लांच शब्द है, कभी लांच मत लेना। शायद उस दिन के टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर भी है। तो ये तो मेरा तब से फिर एक बार नाता जुड़ा। वैसे तो मैं बड़ा कट ऑफ था, कहीं बाहर ही रहता था। फिर मैं जब नामांकन करने गया पहली बार, तो मैंने कहा चलो भाई माँ के पैर छू करके जाते हैं। तो मैं मेरे भाई के घर गया, माँ ने मुझे गुड़ खिलाया। तब से लेकर के मैं जितने नामांकन किए हैं, सब नामांकन के पहले मैं माँ के पैर छूने गया और नामांकन कर गया, और गुड़ देती थी। ये पहला मेरे जिंदगी का चुनाव है जब मैं माँ के पैर छुए बिना जाऊंगा। लेकिन मेरे में एक भाव भी आता है कि आज 140 करोड़ देश की करोड़ों माताएं हैं, उन्होंने जिस प्रकार से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दी है, उन्हीं का स्मरण करके, और फिर माँ गंगा तो है ही है, गंगा माँ गंगा तो है ही है। तो कमी तो है, पर देख रहा हूं कि करोड़ों माताएं शायद भावात्मक रूप से मुझे हमेशा शक्ति देती रहेगी और देती रही है। शायद आज जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उन्होंने इतना भावुक होते हुए शायद आपको कभी नहीं देखा होगा। आपके सामने माँ का जो भाव मैं देख रही हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ रही हूँ कि ये भाव क्या होता है। शायद लोग ये भाव पहली बार देखेंगे, क्योंकि आप थोड़े नहीं मजाक tough उड़ाते politician हैं आप। लगते। हमारा मेरा ही वीकनेस का, वो वीकनेस का जो भी है, मैं गरीब की बात हो, दुखियारों की बात हो, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब ये मेरी वीकनेस भी है। एक सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप माँओं की बात कर रहे थे कि करोड़ों माएँ आपके साथ हैं। एक पिता का मैं आपको अनुभव बताता हूँ।
मेरे सामने किसी व्यक्ति को मैंने ये कहते हुए सुना, अपने बच्चे जिनके बाहर काम कर रहे थे, कि वापस आओ, तुम्हारा वोट यहाँ है, और अगर अपना पितृ ऋण चुकाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को वोट देके जाओ। ऐसे है जी, मैं बताता हूँ, मैं माँ शब्द बोलता हूँ, मतलब मेरे मन में एक समग्र संसार है, उसमें बच्चे भी हैं जी, छोटी छोटी बेटियां हैं, पर माँ स्वरूप मैं बोल रहा हूँ। तो मैं माँ कहते कोई एक बायोलॉजिकल चर्चा मेरी नहीं है, मेरा एक पूरा बड़ा भाव है लोगों की तरफ। प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं एक दिमाग में एक सवाल आता है कि आप हर बार जब चुनावी रैली में जाते हैं, आप कहते हैं कि भारत मेरे तीसरे टर्म में 3 नंबर की इकोनॉमी बनेगा, आप देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, आप एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे डालने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक इकोसिस्टम होगा जो ये भारत की बढ़ोतरी को रोकने की कोशिश करेगा, सिर्फ देश में नहीं बाहर भी, और इनमें कुछ लिंक नजर आता है कुछ? मुझे लगता है कि ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा, और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। भारत के लोगों के बहुत सी अंदरूनी जो शक्ति होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो आपातकाल के चुनाव के बाद देश ने देख लिया है कि भारत का गरीब के मगर आदमी में भी लोकतंत्र, स्वतंत्रता, ये आदर्श क्या होते हैं उसने दिखाया है, और इसलिए इसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएगी। मुझे पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फटफड़ाती है। फटफटाती है। तो ये वो फटफटाहट है, उनको अंधेरे में जाना ही जाना है। प्रधानमंत्री जी, एक काम जो आपने किया, बहुत सही जो लाइन। हम लोग भी बाहर जाते हैं, विदेश दौरा आपका कवर करते हैं, हम लोग अभी यूएस गए थे, तो मन बड़ा गर्व से भर गया कि बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि वो भी अंदर सोच रहे होंगे ये किस मेहमान को बुलाया है कि हमारे घर में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ये एक सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों के अंदर भरा, दिलाया है, और एक सेंस ऑफ प्राइड आपने हिंदुओं के अंदर भी भरा है, जिनको लगता था कि हिंदुत्व की बात करना कम्युनल होना है, मंदिर जाना कूल नहीं है। ये सेंस ऑफ प्राइड जो आपने भारतीयों में और हिंदुओं में भरा है, क्या ये आपकी सोच थी कि मुझे ऐसा करना है? मेरा जीवन ही इसके लिए है, सवाल सोच का नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी भारत को प्यार करता है, उसकी चमड़ी का रंग कोई भी हो, जो भी भारत को प्यार करता है वो भारत पर गर्व करे, और आन बान शान के साथ गर्व करे, और समझ करके करे, आंख बंद करके करे, मेरी अपेक्षा नहीं है। और मैं हिंदुओं तक सीमित रह करके इतने बड़े महान देश को अन्याय करना नहीं चाहता। वो तो पाप होगा। अगर मैं सिर्फ हिंदुओं में ये भाव भरूं तो मैं पाप कर रहा हूं। मुझे तो भारत को प्यार करने वाला दुनिया के किसी भी भूभाग में पैदा क्यों ना हुआ हो, वो मेरे भारत को प्यार करता है और मेरे भारत के लिए गौरव गान करे, वो तो मैं बड़ी दुनिया में, आपने देखा होगा महात्मा गांधी के 150 साल हुए, 50 साल भी हुए थे, 100 साल भी हुए थे, इस दुनिया को पता तक नहीं चला। मैंने महात्मा गांधी जी का सबसे प्रिय भजन, वैष्णव भजन, मैंने तय किया कि दुनिया के 150 देशों में वहाँ के टॉप मोस्ट कलाकारों से ये होना चाहिए, और किया। दुनिया के 150 देशों के टॉप मोस्ट कलाकारों ने एक गुजराती भजन, महात्मा गांधी का प्रिय भजन,
सारी दुनिया ने गाया। मैं मेरे देश के गौरव के लिए दुनिया को जोड़ना चाहता हूँ। मेरे लिए उसमें कहाँ किसके गोद में पैदा हुआ वो मुद्दा ही नहीं है, किस भूमि में पैदा हुआ वो मुद्दा नहीं। पूरी दुनिया मेरे भारत का गौरव गान करे, ये मकसद लेकर के मैं तो निकला हूँ। मेरा तो कमिटमेंट है ये, और जीता भी तो इसी के लिए हूँ। योग दिवस भी, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, हर क्षेत्र में मैं एनवायरनमेंट को लेकर के हमको भी मैंने कहा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फिर मैंने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, बिजली के लिए मैंने कहा। तो मेरी हर सोच में मैं ग्लोबली, मैंने हमारे चंद्रयान गया तो पॉइंट का नाम मैंने शिव शक्ति रखा है। अब शिव शक्ति से उसको किसी को तकलीफ हो कि भाई ये हिंदू वाला कहाँ से ले आया, तो उनकी मजबूरी है। मेरे देश से सहज निकलेगा जाए, शिव और शक्ति से ऊपर से क्या हो सकता है जी। और मुझे इसमें कोई शर्म भी नहीं, संकोच भी नहीं है, मुझे गर्व है। तो मैं गर्व से जीता भी हूँ, लेकिन मैं किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, रूप, भूभाग कहीं से हो, मेरे देश के गीत गाए दुनिया, इसके लिए तो मैं पैदा हुआ हूँ जी। अब देखिए, हम 300 से ज्यादा कलाकृतियां जो चोरी की गई हम वापिस लाए। अभी पहले भी हो सकता था जी, लेकिन हमने वो विश्वास दी। और मैं तो देखो, मुझे कोई आपके किसी पत्रकार परिवार में से भी मुझे उनका कोई बच्चा विदेश पढ़ता था, तो कहा भाई आजकल तो हमको यूनिवर्सिटी में बोले मोदी जी ने भारत को कूल बना दिया। ये बच्चे बड़े यूनिवर्सिटी में साथ से घूम रहे हैं जी। नहीं, कूल और स्ट्रॉन्ग दोनों बना दिया। गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, मैं इसको इतना खींचना तो नहीं चाहती थी, बट इंटरव्यू इतना इंटरेस्टिंग था कि पता ही नहीं चला ये टाइम कैसे बीतता चला गया। क्या आप लोगों ने भी फील किया मोदी जी की सच्चाई, उनका विजन, देश के लिए प्रेम? मतलब मैं तो ना इस इंटरव्यू में एक्चुअली उनकी आंखों में देखी जा रही थी कि उनकी मतलब बातों में कितनी सच्चाई है। इतनी बड़ी स्पीच सुनने के बाद, आई मीन पूरा इंटरव्यू देखने के बाद, मेरे दिल को तो सच में तसल्ली हो गई कि ही इज़ अ नाइस मैन। हमारा देश एक अच्छे इंसान के हाथ में है और हमारा देश सुरक्षित रहेगा अगर इन्हीं के हाथों में जाएगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि सोच समझ के, पूरा देखभाल के ही वोट करने जाएं, किसी की बातों में ना आके जाएं, और वोट करने तो ज़रूर जाएं। ये तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और सच बताना, दिल पे हाथ रख के बताना कि हम में से ऐसे कितने लोग होंगे कि हमें सामने वाला लगातार उल्टा उल्टा बोल रहा है, गालियां दे रहा है, अभद्र शब्दों का यूज़ कर रहा है, लेकिन फिर भी हम शांत हैं, हम उसको कोई जवाब नहीं दे रहे। ये क्वालिटी होना ही अपने आप में साबित करता है कि ये इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है, फोकस्ड है, डिटरमिन्ड है कि जो टारगेट बनाया है उसी पे ही वर्क करना है, डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। ये ही एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है जो देश के एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए। और इस इंटरव्यू को देख के सबका ही भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि ये हिंदू मुसलमान के बारे में कभी भी नहीं सोचते कि हिंदुओं को अलग कर दो, मुसलमान को अलग कर दो, मुसलमान को बाहर भेज दो, वगैरह वगैरह। जो भी ये धर्म की राजनीति से बहुत दूर है। ये सिर्फ इस बेसिस पे चाहते हैं कि गरीबों को भी सहायता मिले, उनको सपोर्ट मिले, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके, अपने जीवन में बेहतरी ला सकें। ये सिर्फ दूसरे लोगों को, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है के खिलाफ बोलने के लिए, तो सिर्फ उन्हीं घिसे बैठे रीजंस पे, महंगाई, धर्म की राजनीति, महंगाई की राजनीति, बस इसी के ऊपर ही ब्लेम करते रहते हैं। मैं तो सच बता रही हूँ, अगर ये इंटरव्यू पीएम राहुल गांधी कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं 10 मिनट से भी ज़्यादा, हाँ एज लाइक कॉमेडी शो की तरह तो मैं उसको देख लेती, बट इतना सीरियसली इमोशंस, मतलब मैं तो बहुत ही भावुक हो गई हूँ कि सारी बातें, और ये देखे कि ये बहुत इमोशनल भी है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। और जैसे भी इंटरव्यू में आज तो देखिए गया है कि ये इमोशनल भी है प्लस स्ट्रॉन्ग भी है। ये कॉम्बिनेशंस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग या तो इमोशनल ही होते हैं या स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। तो मैं जब भी इनके इंटरव्यू सुनती हूँ, इनकी स्पीचेस सुनती हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझ में भी कुछ होना चाहिए, ऐसे मैं भी बात करूँ, मैं भी ऐसे बोलूँ। एक फादर फिगर फील होती है। मुझे भी लगता है कि हाँ, देश एक सुरक्षित हाथों में है, लगता है कि ये हमारे बारे में भी सोच रहे हैं। और ये सब सुन के कि देश विदेश में कितना हमारा नाम हुआ है, अब हम कहीं जाते हैं तो हमें एक इज्जत से देखा जाता है,
ये कौन करता है? अगर आपकी भी फैमिली में आपके फादर ही तो आपको ये सब ध्यान रखते हैं ना, तो बस मुझे भी वैसे ही फील होता है। और जो ये विपक्षी इतना ज़्यादा उनके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, उल्टे सीधे नैरेटिव्स बना रहे हैं, डिक्टेटरशिप हो गई है, संविधान खतरे में है, ये सब, अगर मोदी जी चुप हो हैं तो उसका मतलब वो वीक नहीं है, वो एक समझदार इंसान है, उनका फोकस सिर्फ देश की ग्रोथ पे है, इसलिए वो तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी बातों पे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और यही रीज़न है शायद विपक्ष इतना बौखला गया है और इसीलिए वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस इंटरव्यू को देख के क्या फील हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, वोट डालने ज़रूर जाइए। जय श्री राम।